हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉल्पा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो चलो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ थिन इंसुलेटिंग रॉड इज प्लेस्ड बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस Q2। हाउ विल द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेस चेंज। कह रहे हैं कि हमारे पास दो चार्जेस गिवन है। क्या गिवन है बेटे? दो चार्जेस गिवन है। दो चार्जेस है गिवन, एक है आपका पॉजिटिव Q और एक है नेगेटिव Q। ठीक है, तो देखो एक ये पॉजिटिव Q है और एक ये नेगेटिव Q है। ठीक है, इनके बीच में एक थिन इंसुलेटिंग रॉड रखी गई है। क्या रखी गई है बेटे? थिन इंसुलेटिंग रॉड रखी गई है। तो कह रहे हैं कि जो चार्ज है उन पे फोर्स कैसा होगा, क्या होगा, किस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये यहां पे हमने एक रॉड रख दी है और ये यहां पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटे? देखो अभी इनके बीच में गैप है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है इनमें। ठीक है, और वैसे भी कांटेक्ट भी होता तो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इंसुलेटिंग है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, दूर दूर कर देगा। ठीक है, ठीक, इस पे क्योंकि ये जो इंसुलेटिंग रॉड है तो अभी इस पे क्या नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो होने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बराबर है। यहाँ पे क्या है बेटे? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू यहाँ पे बराबर है यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे रहेगा तो ये क्या करेगा, इस रॉड के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। ठीक है, तो इसने पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया जो कि इस साइड में बैठ गए और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ आ गया। सेम इसी तरीके से इसका इस नेगेटिव चार्ज के हिसाब से देखेंगे तो इसने नेगेटिव चार्ज को रिपेल किया तो इधर बैठ गया ये, और पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो इस कोने पे आ गए। अब क्या होगा, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 विल इंक्रीज। देखो पहले जो फोर्स लग रहा था वो किसके बीच में लग रहा था? Q और माइनस Q, इसके बीच में लग रहा था। इनके बीच में डिस्टेंस क्या था बेटा? इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा था। अब डिस्टेंस ज्यादा है तो आपको पता है कि फोर्स डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स घट जाता है। अब वो नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज देखो इसके बहुत पास में आ चुका है। क्या हो चुका है? नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के काफी पास में आ गया, डिस्टेंस घट गया। डिस्टेंस घट गया इसका मतलब फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जो Q1 है इस पे फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये ऑप्शन तो करेक्ट है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 विल डिक्रीज, नहीं। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 विल रिमेन अनचेंज, नहीं। नन ऑफ दीज, नहीं। ठीक है, तो जो Q1 है इस पे फोर्स क्या हो जा रहा है बेटे? इंक्रीज हो जा रहा है। क्यों हुआ? क्यों इस वजह से हुआ भैया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसके थोड़ा पास में पहुंच गया, इसलिए फोर्स इंक्रीज कर गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एन इंसुलेटेड चार्ज Q1 is of mass m is suspended freely by a thread of length L। मतलब ये हमारे पास एक चार्ज Q1 है जिसको एक थ्रेड से आइसोलेटेड चार्ज है ये Q1। ठीक है, इसका मास कितना है? इसका मास m है और इसको सस्पेंड कर रखा है और एक थ्रेड से जिसकी लेंथ कितनी है? L। एक दूसरा चार्ज है Q2, एक दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, जो कि कुछ दूरी पे रखा गया है। ठीक है, When Q1 will be in equilibrium, tension in the thread। देखो कह रहा है कि जब ये Q1 इक्विलिब्रियम में रहेगा तो इसमें जो थ्रेड में टेंशन कितना होगा। तो देखो कैसा होगा, ये था, ये Q2 था। ठीक है, ये इनके बीच का डिस्टेंस R है, ये इसकी लेंथ L है। अब देखो ये क्या होगा, ये इसको क्या करेगा बेटे? ये इसको मतलब रिपेल कर रहा है। तो अगर रिपेल करेगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये इसकी पोजीशन आ गई कुछ ऐसे आ गई। मतलब जो Q1 यहां पे था अभी वो Q1 कहां पहुंच गया? यहां आ गया। अच्छा, इसने इसको क्या किया? इसने इस पे फोर्स लगाया, तो इस पे फोर्स लगा कुछ ऐसा, इस पे टेंशन लग रहा है कुछ इस तरीके से, ये टेंशन लग रहा है। ठीक है, अच्छा इस पे वेट भी लग रहा होगा, वेट होगा mg, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ। ठीक है, ये यहां से कितने एंगल पे है?
ये एंगल है थीटा एंगल पे, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, ऑल्टरनेट एंगल। क्या हो जाएगा ये ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब जो ये टी है टेंशन है, इसको अगर मैं रिजोल्व करूं तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा। भैया जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसको हम कॉस थीटा में लिखते हैं, तो ये टी कॉस थीटा हो जाएगा। और उसके सामने वाला क्या हो जाएगा बेटे, टी साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे जो ये चार्ज है Q2, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इस पे जो नेट चार्ज नेट फोर्स लग रहा होगा जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि भैया जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे होंगे, और जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो जो ये चार्ज है इस पे दो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो टी कॉस थीटा जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, और mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से हैं, एक है टी साइन थीटा और एक एफ। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको देखूं कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी है ना, तो अगर टी निकालूंगा तो क्या मिलेगा, एम जी अपॉन कॉस थीटा, ये होगा एम जी अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, यहां पे थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, अगर थीटा की वैल्यू जीरो होती तब तो कॉस जीरो वन हो जाता, लेकिन यहां पे ये जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू क्या मिलेगी बेटे, इसकी वैल्यू लेस देन वन मिलेगी। क्यों, क्योंकि कॉस की एंगल जीरो तो नहीं है ना, जीरो से कुछ ज्यादा ये एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल अगर बढ़ रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, वन से कम होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू वन से कम है। अब इस टर्म को वन से कम वाले टर्म से डिवाइड किया जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी, ज्यादा मिल जाएगी। मतलब जो टेंशन है वो क्या मिलेगा, वो mg से ज्यादा होगा। क्या होगा बेटे, जो टेंशन है वो क्या मिलेगा, mg से ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये ओवरऑल टर्म ज्यादा हो जाएगा। क्यों, वो इस वजह से हुआ क्योंकि cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू वन से कम आ रही है, और अगर हम किसी भी टर्म को वन से कम वाले टर्म से डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, ग्रेटर देन टेंशन आएगा, ग्रेटर देन mg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है फोर चार्जेस आर रिजिडली फिक्स्ड अलोंग द y एक्सेस एज शोन। ठीक है, चार चार्जेस हैं, एक है 2q माइनस q और एक ये 2q y एक्सेस पे रखे हुए। अ पॉजिटिव चार्ज अप्रोचेस द सिस्टम अलोंग x एक्सेस। एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि सिस्टम की तरफ जा रहा है, मतलब ये चार्जेस का जो सिस्टम है इसकी तरफ जा रहा है विद इनिशियल स्पीड। इसके पास क्या है, कुछ इनिशियल स्पीड है, शुरुआत में कुछ स्पीड है इसके पास। ठीक है, जस्ट एनफ टू क्रॉस द ओरिजिन। ठीक है, इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये ओरिजिन को क्या करे, क्रॉस कर जाए। क्या कर जाए, ओरिजिन को क्रॉस कर जाए। देन इट्स टोटल एनर्जी एट द ओरिजिन। क्या रहा है कि जो टोटल एनर्जी ओरिजिन पे जो उसकी टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझते हैं। देखो, ये जो चार्ज है Q, इसको इनिशियल वेलोसिटी v से भेजा गया। मान लेते हैं कि वो फिलहाल यहां पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, यहां पे पहुंच गया। अब इस पे अगर देखते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो ऐसा होगा। इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स हो रहा होगा वो ऐसा हो रहा होगा। अच्छा, इसी तरीके से जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसा। ठीक है, मतलब एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक फोर्स ऐसा लग रहा है, मतलब जो नेट फोर्सेस हैं। अच्छा, जो ये F1 फोर्स, जो हमने F1 फोर्स है, ये किसका रिजल्टेंट है, इसका और इसका। जो ये F2 फोर्स है, ये किसका रिजल्टेंट है, इसका इसका। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये चार्ज है इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक ऐसा लग रहा है और एक ऐसा लग रहा है। अच्छा, अब जब ये चार्ज इस पे दो चार्जेस हैं, मतलब जो दो फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसमें एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सपोज मान लेते हैं वो पॉइंट है P, जहां पे इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब सपोज क्या है कि ये जो चार्ज है ये पॉइंट P पे पहुंच गया और इस पे भी कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा फोर्स, क्योंकि दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे, तो इस वजह से वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कैंसिल आउट कर दे रहे थे। तो मान लेते हैं कि भी फिलहाल वहां पे ये एक पॉइंट है P पॉइंट, जहां पे कोई भी फोर्स अभी नहीं लग रहा। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। अब क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखेंगे, जब ये पॉइंट P पे पहुंचा ये जो चार्ज
पॉइंट पी पे पहुंचा, तो ये नेगेटिव चार्जेस, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये क्या करेंगे, ये डोमिनेट करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, डोमिनेट करने लगेंगे। डोमिनेट करने का मतलब है कि इनकी वजह से जो फोर्स है, इनकी वजह से जो फोर्स है वो क्या हो रहा होगा, थोड़ा सा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इस वजह से जो इस पे नेट फोर्स है, इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इस पे जो नेट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा बेटे, वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और ये इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ऐसा लगेगा, और ये जो चार्ज है वो ऑटोमेटिकली इसकी तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली इस तरफ मूव करने लगा। अब जब वो ओरिजिन पे पहुंचा, अब ओरिजिन पे जब पहुंचा, तो ओरिजिन पे पहुंचने पे क्या हुआ कि ओरिजिन पे पहुंचने पे उसके पास टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली अपने आप मूव करता हुआ आ रहा है। ये वाला जो चार्ज है ये क्या हो रहा है कि भैया कि जैसे इसकी वजह से नेट फोर्स लगा, इसने मोशन स्टार्ट किया, और मोशन स्टार्ट करने की वजह से ये ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है भैया, के Q1 Q2 बाई आर पढ़ा हुआ, यही तो पढ़ा हुआ ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखो मान लेते हैं कि जो ये चार्ज था इसकी वैल्यू 1 है। कितनी है इसकी वैल्यू, 1 है। मान लेते हैं कि इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो अब देखो ओरिजिन पे, अब यहां पे जब पहुंचेगा, ओरिजिन पे जब पहुंचा तो एक माइनस क्यू ये था, एक प्लस क्यू 2 क्यू था, और ये माइनस क्यू था, और एक माइनस क्यू ये था, और एक प्लस 2 क्यू था। यहां से डिस्टेंस 1 है, यहां से डिस्टेंस 2 है, ये वाला डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस कितना है, ये यहां से ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 है। ठीक है, तो पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, तो पहले इन दोनों के बीच की एनर्जी निकाल लेते हैं। तो क्या आएगी, के क्यू बाई 1, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, 1 है। ठीक है, माइनस में, क्योंकि माइनस था ना चार्ज। ठीक, दूसरे नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या आएगी, के क्यू बाई 1। इस पॉजिटिव वाले की वजह से क्या आएगी, के 2Q बाई 2, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है, यहां से 2 है, प्लस दूसरे वाले, इस पॉजिटिव वाले की वजह से कितनी आएगी, के 2Q बाई 2। अच्छा, साथ में 1 भी मल्टीप्लाई है, क्योंकि हमने क्या मान रखा है कि जो ये जो चार्ज मूव कर रहा है इसकी वैल्यू कितनी, 1 है, मान लेते हैं ना, ऐसा था। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस क्यू के क्यू माइनस के क्यू प्लस के क्यू, तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जा रही है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जा रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे 0 नहीं है इसमें। और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती भैया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है क्या, हाफ mv² ही तो होता है। ये पॉजिटिव तो, ये v² है, मास तो नेगेटिव होता नहीं है, ये स्क्वायर है टर्म, तो स्क्वायर वाला टर्म भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, पॉजिटिव। तो जब ये जो टोटल एनर्जी पूछा गया ओरिजिन पे, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा बेटे इस सिस्टम का, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन पे जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंचेगा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जा रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हो रहा है। इसलिए पूरा जो सिस्टम है, जो ओरिजिन पे जो एनर्जी है वो कैसी हो जा रही है, पॉजिटिव हो जा रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल। कह रहे हैं कि क्या होगा अगर सोप बबल पे अगर हम कोई चार्ज लगा देते हैं, क्या करते हैं, सोप बबल पे अगर हम कोई चार्ज लगाते हैं तो क्या होता है। देखो, अगर हम कोई सोप बबल है, अगर इस पे हम कोई चार्ज लगाएंगे तो ये एक नेट आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा बेटे, नेट आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से इसका रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इट्स रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। फोर्स बिटवीन द टू आइडेंटिकल charges placed at a distance r in vacuum is F. Now a slab of dielectric constant, अच्छा ये contract लिखा है, constant है, S4 is inserted between the two charges
इफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज r/2 देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल बिकम। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या रहा है कि भैया हमारे पास दो चार्जेस थे, ये आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल में हम दोनों की वैल्यू को क्या ले लेते हैं, q ले लेते हैं। इन कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं f, और f की वैल्यू हम लिख लेते हैं क्या, k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो जब वैक्यूम में था तो वैक्यूम में फोर्स कितना लग रहा है, k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अगर हम इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दें, क्या डाल दें बेटे, डाइलेक्ट्रिक डाल दें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं कि पहले एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए पूरे उसमें ही हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, मान लेते हैं फिलहाल पूरा समझ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया के, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा, नया फोर्स हो जाएगा के क्यू, अच्छा एक मिनट, के होता है क्या बेटे, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे ही हम यहाँ पे नया डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, क्या डालेंगे, नया डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम मीडियम बदल देते हैं, तो मीडियम बदल देते हैं तो क्या होता है, जब हम मीडियम बदलते हैं, मीडियम बदलने से क्या होता है बेटे, जब मीडियम बदल देते हैं तो जो परमिटिविटी है वो चेंज हो जाती है, क्या जाती है, परमिटिविटी चेंज हो जाती है। तो यहां पे भी क्या हुआ बेटे, परमिटिविटी चेंज हो गई, क्या भी यहाँ पे परमिटिविटी यहाँ पे भी चेंज हो गई, तो यहाँ पे परमिटिविटी चेंज हो गई, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, के टाइम्स लिख दिया। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट में समझा रखा है क्लासेस में। ठीक है, तो जो नया फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/k और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसको स्मॉल के लिख लेते हैं अपन वाले को ना, तो ये पूरे टर्म को हम क्या लिखते थे, इसको कैपिटल के लिख देते थे, क्यू स्क्वायर बाई के आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ये स्मॉल वाला आर के है अपॉन में। हाँ, अब क्या होगा, जो नया फोर्स हो गया बेटे वो क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर, इस नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूं बेटे, इस नीचे वाले को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि रूट के आर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, लिख देता हूं मैं ऐसा, क्या कर दिया मैंने, इस तरीके से लिख दिया। इसका मतलब कि जो डिस्टेंस है वो नया डिस्टेंस ये आ गया, ये नया डिस्टेंस आ गया। ठीक है, पहले डिस्टेंस कितना था, आर था, अभी नया डिस्टेंस हमने क्या लिख लिया, नया डिस्टेंस ऐसा लिख दिया। ठीक है, रूट के आर, ये नया डिस्टेंस लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो ये दो चार्जेस थे, जो ये दो चार्जेस थे, ठीक है, इसमें हाफ डिस्टेंस में r/2 r था ना पहले, हाफ डिस्टेंस में हम एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं बेटे, डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, और हाफ डिस्टेंस में तो वही है, वैक्यूम ही है, और हाफ डिस्टेंस में हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब जो नया इफेक्टिव डिस्टेंस था, जो नया इफेक्टिव डिस्टेंस था वो क्या हो जाएगा बेटे, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नया इफेक्टिव डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। नया इफेक्टिव डिस्टेंस कितना आएगा, नया इफेक्टिव डिस्टेंस आ जाएगा, ये आएगा r/2, ये तो ये हो गया, प्लस अभी हमने देखा था कि जब डाइलेक्ट्रिक डाला था तो रूट के आर हो गया था, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, रूट के आर, कितना यहाँ पे r/2 है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा k की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, k की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो नया डिस्टेंस कितना जाएगा, r/2 प्लस ये जाएगा √2 इंटू r/2, सॉरी √4 इंटू r/2, √4 कितना होता है, 2 होता है, तो ये हो जाएगा r/2 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली r बचेगा, मतलब 3r/2 आएगा। तो जो नया डिस्टेंस आ गया, नया इफेक्टिव डिस्टेंस आ गया, वो कितना आ गया, √3 मतलब 3r/2, जो नया इफेक्टिव डिस्टेंस आया। देखो क्या था कि पहले दो चार्जेस थे, कुछ दूरी पे रखे गए थे, अब कह रहे हैं कि उसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया हाफ डिस्टेंस में। अब हाफ डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, हाफ डिस्टेंस में क्या है, वैक्यूम है। कह रहे हैं कि जो चार्जेस हैं उनके बीच में नया फोर्स बताओ, क्या पूछा गया है, जो चार्जेस हैं उनके बीच में नया फोर्स बताओ। तो पहले हमने क्या किया है, पहले कॉन्सेप्ट बनाया कि भैया कि जब वैक्यूम में था तो फोर्स इतना लग रहा था, और अगर हम पूरे ही मीडियम को, अगर हम पूरे स्पेस को ही अगर हम
डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देते तो फोर्स कितना हो जाता, फोर्स ये हो जाता। तो यहां से हमने देखा कि जो डाइलेक्ट्रिक डालने पे जो नया इफेक्टिव डिस्टेंस हो जा रहा है वो ये डिस्टेंस हो जा रहा है, रूट के आर हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो जा रहा, रूट के आर। अब क्या कह रहे थे कि जो चार्जेस हैं इनके बीच में आधे पार्ट में तो हमने डाइलेक्ट्रिक डाला, आधे पार्ट में वैक्यूम है, तो आधे पार्ट का डिस्टेंस तो r/2 ही रहेगा, लेकिन जो आधे पार्ट का था उसका इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हो गया, रूट के r/2 हो गया। के की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, हमने 4 पुट किया, सॉल्व किया, तो इफेक्टिव डिस्टेंस रूट मतलब 3r/2 आ गया। तो जो नया फोर्स आ जाएगा, नया फोर्स क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर, आर डिस्टेंस कितना है 3r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डैश इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 9r²/4, ये 4 यहां से ऊपर चला जाएगा, तो एफ डैश इज इक्वल टू 4/9 के क्यू स्क्वायर बाई r²। के क्यू स्क्वायर बाई r² क्या होता है, ये एफ होता है ना आपका एफ। ठीक है, तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/9f, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा 4/9f हो जाएगा। ठीक है, तो ये नया फोर्स हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ नेगेटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर वन फेस ऑफ अ मेटल क्यूब। ठीक है, मतलब एक मेटल क्यूब है ये, ठीक है, इसके एक सरफेस के पास में नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, मेटल है तो इसमें क्या भैया नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज 0 का मतलब बताया था क्या होता है भैया कि जितना पॉजिटिव होगा वहां पे उतना ही नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव चार्जेस को तो अपनी तरफ खींच लेगा और ये नेगेटिव चार्जेस को दूर भेज देगा। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहे हैं, क्यूब बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, नहीं भैया क्यूब पॉजिटिवली चार्ज नहीं बन रहा है। क्यूब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, नहीं। फेस नियर द चार्ज बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड अपोजिट फेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो देखो इस फेस इसके पास वाला पॉजिटिवली चार्ज हो गया और दूर वाला क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये सही है, फेस नियर चार्ज बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, नहीं, गलत है। ठीक है, ये क्या है, ये कौन सा मेथड होता है चार्जिंग का, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये इंडक्शन वाला मेथड होता है। अगला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, कूलम्स लॉ इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। सेकंड है कूलम्स लॉ इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन द मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। अगला है कूलम्स लॉ इज अ quantitative statement about the force between the two charges, and next है Coulomb's law is a quantitative statement about the forces between the multiple point charges। देखो Coulomb's law 2 पॉइंट चार्ज के बीच का होता है, तो पॉइंट चार्ज तो हमें देखो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, मल्टीपल वाला हम ऑप्शन से पहले हटा देते हैं। ठीक है, Coulomb's law 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का होता है बेटे। ठीक है, अगला क्या है कि भैया सेकंड और फोर्थ तो वैसे ही हट गया। अब पहला स्टेटमेंट और दूसरे थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, ये टर्म है, एक है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि भैया एक ये उसकी क्वालिटी को बताएगा, उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन देगा, लेकिन क्वांटिटेटिव क्या बताता है कि क्वांटिटेटिव उसकी वैल्यू बताता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है। और हमने पढ़ा था कि भैया फोर्स इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय r², यही तो पढ़ा था। यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव होता है। तो कुलाम्स लॉ क्या होता है बेटे, क्वांटिटेटिव होता है। क्या होता है, क्वांटिटेटिव, ये हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A एंड B having +4 and -q are kept at a distance apart। ठीक है, 2 चार्जेस हैं A और B, ये A है, ये B है। ठीक है, इस पे चार्ज कितना है -4q, इस पे चार्ज कितना है -10q। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्पेयर C, एक तीसरा चार्ज है C। ठीक है, एक तीसरा चार्ज है C, इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद A। पहले उसको A के साथ कॉन्टैक्ट में लेके आए, देन विद स्पेयर B, फिर उसके बाद B के साथ कॉन्टैक्ट में लेके आए। ठीक है, तो पहले जब A और B
जब ए और मतलब ये ए और सी आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, देखो ए पे चार्ज है -4q का, सी पे चार्ज है नहीं, सी पे चार्ज मतलब सी अभी अनचार्ज है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो ये जो चार्ज है इनका जो टोटल चार्ज है दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब होता है इनका शेप साइज इक्वल है, तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहले जब हम ए को सी के साथ कांटेक्ट में करवाएंगे, ए का मतलब सी का ए के साथ कांटेक्ट में करवाएंगे, तो इसका जो -4 चार्ज है वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, -2q -2q, ठीक है। तो ए पे चार्ज कितना हो गया -2q, सी पे चार्ज कितना हो गया -2q। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद कह रहे हैं कि जो ये सी चार्ज था, अब इसको सी वाले को अब बी वाले के साथ करवाओ, ठीक है। तो बी को बी के साथ मतलब ये कांटेक्ट में लेके आना है सी को, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो टोटल चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस पे कितना चार्ज है -10q, इस पे चार्ज कितना है, एक मिनट ये गलत हो गया, ये शायद +4 था, ये +4 था बेटा, ये +4 था, तो ये +q और ये +q, ठीक है। ये +4 था तो +2 हो जाएगा, +2q डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम अब क्या होगा कि जब इसको बी के साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे, किसके साथ लेके आएंगे, बी के साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे, इनका जो टोटल चार्ज होगा वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इनका टोटल चार्ज कितना है, इस पे तो -10q है, इस पे कितना है +2q है, ये दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, -4q और -4q। तो ए पे बी पे कितना हो गया -4q, सी पे कितना हो गया -4q, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में क्या कह रहा था, स्पेयर ए एंड बी आर देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। अब ए और बी को आपस में कॉन्टैक्ट में लेके आए। अब पहले जब हमने इनको इस तरीके से कांटेक्ट में लेके आने के बाद लास्ट में फिर से ए और बी को आपस में कांटेक्ट में करवाया, ए और बी को भी, ठीक है। अब ए पे चार्ज कितना हो गया था, +2q हो चुका था, सी पे कितना, बी पे कितना हो चुका था, -4q हो चुका था। अब इनका टोटल चार्ज कितना हो रहा है, तो इनका टोटल चार्ज हो रहा है +2q -4q, कितना हो रहा है -2q। मतलब अभी ए और बी पे टोटल चार्ज कितना है, ए और बी पे टोटल चार्ज है -2q है, चार्ज कितना बेटे -2q है। अब ये जो -2q है ये दोनों में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये दोनों में ही क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये -q और -q, ठीक है। तो ए पे कितना चार्ज हो गया -q, बी पे कितना हो गया -q। तो देखो क्या था कि दो बॉडीज थी ए और बी, ए पे +4 का चार्ज था, बी पे -10 का चार्ज था। एक थर्ड बॉडी है सी, उसको पहले ए के साथ टच करवाया, फिर बी के साथ टच करवाया, फिर जो ए और बी है उनको आपस में टच करवाया। तो पहले देखो हमने क्या किया कि ए पे चार्ज था +4q, सी को टच कराया तो सी पे तो कोई भी चार्ज नहीं था, तो जो ए पे जो टोटल चार्ज है वही दोनों का टोटल चार्ज हो जाएगा +4q। ये जो +4q है दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ए पे चार्ज कितना हो गया था +2q और सी पे चार्ज कितना हो गया था +2q, ठीक है। अब जो सी था इसको बी के साथ टच करवाया, ठीक है, बी पे चार्ज कितना था -10q था, सी पे चार्ज कितना था, सी पे चार्ज था आपका +2q, कितना था +2q। तो टोटल चार्ज कितना हो गया था दोनों पे -8q बी और सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बी और सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब लास्ट में क्या कह रहा था कि बी और ए को आपस में कांटेक्ट में लेके आना है, तो ए पे चार्ज कितना था +2q, बी पे चार्ज कितना था -4q। अब इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आए तो टोटल चार्ज कितना हो गया -2q हो गया, और ये -2q दोनों में क्या होगा बेटे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों पे कितना हो जाएगा -q हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। Why does nylon or a plastic comb get electrified on combining dry hair or on rubbing but not metal article? देखो कह रहे हैं कि जो प्लास्टिक कॉम्ब है, ये बना लेते हैं, ये प्लास्टिक कॉम्ब, ये हमने प्लास्टिक कॉम्ब बना दिया, ये ठीक है। कह रहे हैं कि जब इनको ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं तो ये चार्ज हो जाते हैं, वहीं पे एक मेटल आर्टिकल है, मान लेते हैं कि स्पून है, ये चार्ज नहीं होता, जबकि ये प्लास्टिक कॉम चार्ज हो जाती है लेकिन मेटल चार्ज नहीं होता। देखो क्या होता है, जब हम इसको कॉम को हेयर के साथ रब करते हैं
तो चार्जिंग की वजह से इस पे क्या किया जाता है, चार्ज आ जाता है, इस पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या है, हमने इसको होल्ड कर रखा है, क्या कर रखा है, ये कॉम को होल्ड कर रखा है, इस पे चार्ज आ गया, क्या आ गया, चार्ज आ गया, ठीक है, ठीक। और ये क्या है, कॉम क्या है, इंसुलेटर है, तो इस पे जो चार्ज है वो रहेगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम मेटल की बात करते हैं, अगर मेटल पे भी बाई चांस हम कह दे रहे हैं कि मेटल पे भी चार्ज आ रहा है, तो मेटल क्या होता है बेटे, मेटल होता है कंडक्टर। मेटल क्या होता है, कंडक्टर होता है, मेटल कंडक्टर होता है। हमारी बॉडी भी क्या है, हमारी बॉडी भी कंडक्टर है। अब हमने उसको होल्ड किया हुआ है, तो उसका जो चार्ज है वो फ्लो करता हुआ हमारी बॉडी से फ्लो करता हुआ कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। इस वजह से मेटल आर्टिकल पे चार्ज नहीं आता है, वहीं पे कॉम पे आता है, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या रहा कि व्हाई डज अ नायलॉन और प्लास्टिक कॉम, मतलब नायलॉन या प्लास्टिक कॉम पे चार्ज आ जाता है जब उसको हम रब करते हैं, वहीं पे मेटल आर्टिकल पे नहीं आता है। क्यों, क्योंकि भैया प्लास्टिक कॉम क्या है, इंसुलेटर है, जब रब करते हैं उस पर चार्ज आता है, वो थोड़ा टाइम के लिए रह जाता है। लेकिन वहीं पे जो मेटल आर्टिकल होते हैं उन पे जो चार्ज आता है, मेटल कैसा होता है, कंडक्टर होता है। हमारी बॉडी भी क्या होती है, हमारी बॉडी भी कंडक्टर होती है। तो उस पे जो चार्ज आता है वो हमारी बॉडी से फ्लो करता हुआ कहां चला जाता है, अर्थ की तरफ, अर्थ में चला जाता है, जिस वजह से उस पे चार्ज नहीं आता मेटल आर्टिकल पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट F1 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस between the two small spheres charged to a constant potential in free space, ठीक है। मतलब दो चार्जेस हैं, एक Q1 मान लेते हैं, दूसरा चार्ज Q2 मान लेते हैं, इनके और इनके बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस कितना R है। कह रहे हैं कि इन पे जो फोर्स लग रहा है वो F1 है, तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कह रहे हैं F2 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन देम इन मीडियम। कह रहे हैं कि F2 क्या है, कि जब उसको मीडियम, उन चार्जेस को जब मीडियम में रखा गया तो उस पे फोर्स कितना लगा, F2, और F2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की जगह अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटे, के एप्सिलॉन नॉट। क्यों लिखा, क्योंकि मीडियम बदल गया, तो मीडियम एप्सिलॉन नॉट तो बताता था कि फ्री स्पेस के लिए, लेकिन वहां पे मीडियम हमने बदल दिया, तो कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब इनका रेशियो फाइंड करना था F1/F2, तो रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जो ये K है ये यहां से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अपॉन में ना, तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो F1/F2 क्या मिलेगा हमें, K मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। क्या रहा, अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ठीक है। एक चार्ज Q है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक Q और एक Q माइनस Q में। इफ द कूलम्ब रिपल्शन बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड इज टू बी मैक्सिमम, द रेशियो ऑफ Q और, अच्छा इसी तरीके का क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी किया था, ठीक है। तो इस वाले में भी कर लेते हैं। कह रहे हैं कि एक चार्ज है कैपिटल Q, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक Q और एक Q माइनस Q में, ठीक है। कह रहे हैं कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है इसको मैक्सिमम करना है। तो पहले तो मैं फोर्स लिख लेता हूं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, K Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। अब कह रहे हैं कि इस फोर्स को मैक्सिमम करना है, तो फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम वाला बताया था कि फोर्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं, dF/dQ कर देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dF/dQ करेंगे, तो ये क्या था, K R स्क्वायर, ये Q को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं फिलहाल, Q कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर, ठीक है। तो dF/dQ, K R स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार हम किसको करेंगे डिफरेंशिएट, Q कैपिटल Q को, माइनस एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, Q स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो dF/dQ इज इक्वल्स टू K R स्क्वायर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो Q का डिफरेंशिएशन 1, और कैपिटल Q के हिसाब से तो नहीं कर रहे हैं हम, खाली ये हो जाएगा, माइनस Q स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2Q, ठीक है। कल वाले वीडियो में भी, मतलब इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी था यही चीज, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम करने के लिए, फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए
डी एफ बाई डी क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर। इसको 0 रख लेते हैं। के बाई क्यू स्क्वायर, क्यू माइनस 2q, ठीक है। ये टर्म, ये आर स्क्वायर तो सॉरी, ये टर्म उधर चला जाएगा तो खाली बचेगा q माइनस 2q इज इक्वल्स टू 0, q इज इक्वल्स टू 2q, ठीक है। q बाई q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 2:1 कितना जाएगा, 2:1, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं 4 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ए बी सी डी। 4 चार्जेस हैं, एक ए बी सी और डी पे रखे गए। ए लेंथ कितनी, ए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज बी विल बी, ठीक है। तो जो चार्ज बी है इस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। अब देखो क्या होगा बेटे, जो ये चार्ज, जो बी पे जो रखा हुआ चार्ज है, इस पे फोर्स किस किस की वजह से लगेगा, एक इसकी वजह से लगेगा, इसकी वजह से भी लगेगा और साथ में इसकी वजह से भी लगेगा, ठीक है। आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था ना, उसमें ही पढ़ा था ये। अब ये देखो सारे के सारे पॉजिटिव, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये जाएगा एफ ए। ये वाला इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये जाएगा एफ सी। ये वाला भी इसको ऐसे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा तो ये हो जाएगा एफ डी, एफ डी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एफ ए की वैल्यू देख लेते हैं। तो एफ ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एफ ए की वैल्यू आएगी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये एफ ए है, ठीक है। एफ सी की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये एफ सी की वैल्यू है। अच्छा एफ डी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एफ डी की वैल्यू ये डी। तो पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये ए है, ये ए है, और स्क्वायर का डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a, ठीक है। तो फोर्स क्या मिलेगा, के क्यू स्क्वायर बाई √2a का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ये एफ डी हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास 3 फोर्सेस लग रहे हैं इस पे। एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये था एफ ए और ये एफ सी था। तो हम पहले एफ और सी एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो एफ ए सी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर, ठीक है। और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं। आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि वेक्टर्स को जब सॉल्व करते हैं दोनों, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि ए स्क्वायर प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये पढ़ा हुआ था ना, बस वही चीज हम अप्लाई कर रहे हैं। थीटा की वैल्यू यहाँ इनके बीच में तो 90 डिग्री है ना, ठीक है। तो एफ ए कितना है, ये रहा, एफ सी कितना है, ये रहा, दोनों की वैल्यू बराबर है, देखो बराबर है, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये रूट में, ठीक है। हम इसे डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते हैं भैया, आप इतना तो कर ही सको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब जो एफ ए सी है नेट वैल्यू कितनी आ गई है, ठीक है। एफ डी इस डायरेक्शन में था, एफ सी इसी डायरेक्शन में था, मतलब ए सी इसी डायरेक्शन में, तो एफ डी ये है, एफ ए सी जो ए और सी दोनों की वैल्यू बराबर है, तो वो इसके अलोंग, इसी वजह से इसके अलोंग होता हो जाएगा एफ ए सी, तो ये एफ ए सी हो गया। एफ डी भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के दोनों इसी डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, सिंपली ऐड करेंगे और एफ नेट क्या मिलेगा हमें, एफ नेट मिलेगा एफ डी प्लस एफ ए सी। एफ डी क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर। एफ ए सी क्या है, ये है √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कॉमन निकाल लेते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या चाहिए, 1/2 प्लस √2, ठीक है। ये बचा, अच्छा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसे, चलो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1 + 2√2/2, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है ना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो
1 प्लस 2√2 1 प्लस 2√2 क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है, अपॉन में ए स्क्वायर है, ये 2 है, ये 2 है, और ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू इक्वल चार्जेस क्यू। ठीक है, दो इक्वल चार्जेस हैं, एक क्यू और एक दूसरा क्यू। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं। अब क्या रहे हैं? अ क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर, कहां पे रखा गया है? सेंटर पे रखा गया है, तो यहां पे रखा स्मॉल क्यू। ठीक है, शो दैट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन क्यू इज दिस। क्या रहा है? हमें शो करना है कि भैया कि ये जो तीनों चार्जेस का जो सिस्टम है वो तब इक्विलिब्रियम में होगा जब स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी? -q/4। कितनी होगी? -q/4 होगी। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो पहली चीज मान लेते हैं सिस्टम का मतलब, इससे पहले वाले वीडियो में भी यही चीज बताया था, सिस्टम का मतलब होता है कि ये सारी चीजों को लेके चलना। अभी अगर मैं पहले क्यू के हिसाब से समझता हूं, पहले क्यू के हिसाब से अगर मैं क्यू को पॉजिटिव मान लेता हूं तो अच्छा ये डिस्टेंस ए है, इस डिस्टेंस को भी मैं ए मान लेते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है ये, और ये डिस्टेंस भी ए है। ठीक है, अब ये क्यू इसको इस वाले को रिपेल करेगा ऐसे, ये क्यू इसको रिपेल करेगा ऐसे, दोनों फोर्सेस इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को तो कैंसिल कर लेंगे। अगर मैंने इसको पॉजिटिव माना तो ये क्यू क्या रहेगा? यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेगा स्मॉल क्यू। लेकिन अगर मैं वहीं पे अगर इस बीच में रखे हुए चार्ज को नेगेटिव मानता, क्या मानता बेटे? नेगेटिव मानता, तब क्या होता? अब ये इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करता, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, तो इस पे फिर से दो फोर्सेस लगते हैं और दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दोनों के दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता, तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल। मतलब अगर हम क्यू के स्मॉल क्यू के हिसाब से सोचें तो वो पॉजिटिव रखो उसे या नेगेटिव रखो, दोनों में से पॉजिटिव रखने पे या नेगेटिव रखने पे वो इक्विलिब्रियम में ही है। कौन? स्मॉल क्यू। तो भैया तो ये स्मॉल क्यू के हिसाब से तो नहीं सोच सकते हम। अब हमें सोचना है किसी कॉर्नर वाले चार्ज के हिसाब से सोचना है, तो कॉर्नर वाले चार्ज के हिसाब से समझते हैं। जो ये मान लेते हैं कि जो मान लेते हैं जब ये इस वाले के चार्ज के हिसाब से सोचना है, अब इस पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? तो डिस्टेंस मैंने ए लिया था, इस पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? इस पे फोर्स ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, ये दोनों के दोनों फोर्स लगाएंगे बेटे उस पे। ठीक है, इस पे फोर्स कौन लगाएगा? ये तो लगाएगा ही लगाएगा, साथ में ये भी लगाएगा। तो पहले इसकी वजह से देखते हैं, तो इसकी वजह से फोर्स क्या लगेगा? ये वाला इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये F1, ये क्या है? F1 मान लेते हैं, इसकी वजह से फोर्स जो लग रहा है वो F1 लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब देखो इस चार्ज को भी इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब इसको इसकी पोजीशन पे ही रखना है, ये अपनी पोजीशन से हटे ना। तो एक फोर्स तो ऐसा लग रहा है, तो हमें इस पे क्या करना पड़ेगा? जो दूसरा फोर्स लगाना पड़ेगा वो इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा वो दूसरा फोर्स। तो दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में कैसे लगेगा? ये वाला फोर्स ऐसा कैसे हो सकता है? इस डायरेक्शन के लिए होने के लिए इस चार्ज को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव, तभी तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि स्मॉल क्यू क्या है बेटा? नेगेटिव है। क्यों हुआ स्मॉल क्यू नेगेटिव? क्योंकि भैया इस पे देखना है, किनारे वाले जो चार्ज है इस पे जब हमने देखना स्टार्ट किया तो इसने तो इसको रिपेल किया, तो रिपेल कर रहा है ये इसे, तो इसको इसी पोजीशन पे रखने के लिए एक फोर्स हमें अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में लगाने के लिए हमें इस चार्ज को क्या लिखना पड़ेगा? नेगेटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। F1 की वैल्यू क्या जाएगी बेटे? K क्यू स्क्वायर, Q1 Q2 होता था, Q कितना है? Q है, और ये भी Q है, Q स्क्वायर हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? तो देखो A ये था, तो टोटल 2A हो गया था, 2A का स्क्वायर, मतलब क्या जाएगा? K Q स्क्वायर बाई 4A स्क्वायर। ठीक है, अब F2 निकालना है। F2 किसके बीच का फोर्स है? कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच का, तो ये कितना जाएगा? K Q स्मॉल q, इनके बीच का डिस्टेंस कितना? A स्क्वायर। ठीक है,
इक्विलिब्रियम के लिए F1 और F2 बराबर होने चाहिए। इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम मतलब उसकी अपनी ही पोजीशन पर है तो F1 और F2 बराबर होने चाहिए। ठीक है, F1 कितना है, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4a स्क्वायर। ये कितना है, के क्यू, गलत लिख दिया मैं, ये गलत लिख दिया, ये तो क्यू स्क्वायर था। ठीक है, ये क्यू स्क्वायर था। ठीक है, हाँ, ये कितना हो जाएगा इधर वाला, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू की वैल्यू क्या मिल गई, क्यू बाई 4 मिला। और हमने पहले बता दिया था कि ये चार्ज, इसका नेचर कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, तो जब सिस्टम की बात आती है तो सिस्टम का मतलब होता है भैया कि सारे के सारे जो चार्जेस हैं उनकी बात की जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के बारे में नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे भी हमें सिस्टम को क्या करना था, इक्विलिब्रियम में रखना था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है टू फिक्स पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस a। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास दो चार्ज हैं, क्या है, दो चार्जेस हैं, एक है प्लस 4e, एक है प्लस 4e और दूसरा है बेटे प्लस e। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे है ये a डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। कह रहे हैं वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब कह रहे हैं कि एक तीसरा जो चार्ज है उसको कहां पे रखें कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में आए, रहे इनके बीच में। ठीक है, तो उसको समझते हैं। हम इस एक्सेस पे बात कर रहे हैं कि इस एक्सेस पे इस चार्ज को कहां रखें। तो देखो हमारे पास इस एक्सेस में 3 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो फर्स्ट केस बना के देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस में हमने क्या कहा कि एक चार्ज ये था, एक चार्ज ये था। ठीक है, अब हमने कह दिया कि मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि ये चार्ज यहां पे रखा, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। ये पॉजिटिव वाला इसको रिपेल करेगा, 4e वाला रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये वाला प्लस e भी उसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। मतलब इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो भैया ये इक्विलिब्रियम में तो नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि दो फोर्सेस है, पहला फोर्स भी इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये अपनी पोजीशन पे तो नहीं रह सकता, मतलब यहां तो नहीं रखेंगे हम। सिमिलरली थर्ड वाली पोजीशन पे भी नहीं रखेंगे हम। क्यों? क्योंकि पहला वाला रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, दूसरा वाला भी रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये मतलब इसके बीचों बीच कहीं रखना पड़ेगा, मतलब इनके बीच वाले पार्ट में कहीं पर रखना पड़ेगा चार्ज को। ठीक है, तो हम क्या देते हैं कि भैया ये 4e चार्ज था और ये प्लस e चार्ज था। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, a था। ठीक है, कितना था, a था। तो हमने कह दिया कि मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पे चार्ज को, q चार्ज को रखा और ये x डिस्टेंस पे चार्ज क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम में आ रहा। तो टोटल डिस्टेंस तो a था। अब इसमें से x तो ये हो गया, बचा डिस्टेंस कितना, a माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव लिया हुआ मैंने इस चार्ज को। ठीक है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ऐसा लग रहा है F1, इस वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ऐसा लग रहा है F2। ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना जरूरी है कि F1 और F2 बराबर होने चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, F1 और F2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। F1 क्या है, इसके और इसके बीच का फोर्स, इसके और इसके बीच में फोर्स क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, K 4e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके और इसके बीच में इसके और इसके बीच में फोर्स क्या लगेगा, K इंटू ई क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, E से E कैंसिल। अभी क्या बचा, 4 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड में रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 बाई एक्स, ये जाएगा 1 बाई ए माइनस एक्स। ठीक है, मैंने दोनों साइड में रूट ले लिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a माइनस एक्स, ये इधर x चला जाएगा, ये जाएगा 2a माइनस 2x, जाएगा x, 2a ये इधर जाके ऐड हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगी 2a बाई 3। ठीक है, तो जो
बड़ा वाला चार्ज है, मतलब 4e वाला चार्ज है, उससे कितने डिस्टेंस पे, 2a/3, कितने डिस्टेंस पे, 2a/3 डिस्टेंस पे हम थर्ड चार्ज को रखेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगर बाई चांस सेकंड वाले इस वाले चार्ज से पूछा जाता कि इस वाले चार्ज से कितना होता, तो हम ये डिस्टेंस निकाल लेते, a - x निकाल लेते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं 2 स्मॉल बॉल्स विद पॉजिटिव चार्जेस q, 2 स्मॉल बॉल है, पॉजिटिव चार्ज है, इन पे q है, आर सस्पेंडेड बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स। ठीक है, 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से उन्हें सस्पेंड कर रखा है इस तरीके से। ठीक है, एक इस तरीके से सस्पेंड कर रखा है, ऑफ लेंथ 1 l, मतलब लेंथ कितनी है उसकी, l, फ्रॉम अ हुक, हुक से सस्पेंड कर रखा है। द होल सिस्टम इज टेकन इन अ सैटेलाइट इनटू द स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी। इससे पहले वाले वीडियो में भी था भैया ऐसा ही क्वेश्चन कि भैया कि इस पूरे सिस्टम को हम कहां लेके गए, इस पूरे सिस्टम को हम स्पेस में लेके चले गए। अब स्पेस में ले जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा, मतलब वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं लेना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब क्या होगा, देखो ये दोनों चार्जेस मान लेते हैं प्लस पॉजिटिव क्यों था, मान क्या ले पॉजिटिव ही था ये, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो भैया कहां तक रिपेल करेंगे, जहां तक मैक्सिमम डिस्टेंस तक रिपेल करेंगे, तो ये ऐसा रिपेल कर देंगे ये। अब इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180, तो एंगल कितना हो गया, 180। ठीक है, अब टेंशन पूछा गया है, तो टेंशन तो ऐसा लग रहा है इसमें, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो फोर्स ऐसा लग रहा है, तो टेंशन किसके बराबर आ रहा है, टेंशन आ रहा है फोर्स के बराबर, टेंशन किसके बराबर आ रहा है, फोर्स के बराबर। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4πε0, दोनों की वैल्यू कितनी, q है, q तो q² अपॉन डिस्टेंस, इसकी लेंथ कितनी थी, l, इसकी लेंथ थी, इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ भी l थी, तो टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा, 2l², तो टेंशन कितना जाएगा, 1/4πε0 q²/4l² जाएगा। ठीक है, तो ये टेंशन आ जाएगा, यही वाला क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में भी था, ऐसा ही क्वेश्चन था, मतलब यही था। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों, नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। और आपने क्या काम करना है, आपने सारे के सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, और जितना ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे बेटे, उतने ही अच्छी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जितने अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपकी, उतनी अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाय बाय।